आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 की उस सुबह की, जिसका इंतजार जाने कितने सालों से था। ये वो दिन था जिसने पूरे देश की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए थे। लेकिन क्या आज़ादी की ये कहानी सिर्फ जश्न मनाने की है? दरअसल हर बड़ी ऐतिहासिक घटना के पीछे कई परतें होती हैं। आज हम उस रात के पन्नों को पलटेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ, 14 अगस्त 1947। एक ऐसी रात जहां एक तरफ आज़ादी की रोशनी थी तो दूसरी तरफ बंटवारे का वो दर्द जो शायद आज तक महसूस किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक रात को करीब से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि कोई भी मुल्क अपने जन्म का जश्न आखिर कैसे मना सकता है जब वो खुद अंदर से टूट रहा हो। ये सिर्फ एक नए देश के बनने की कहानी नहीं है, ये भारत के उस विशाल भूगोल और सदियों पुरानी संस्कृति के बंटवारे की कहानी है जिसे रातों रात दो हिस्सों में बांट दिया गया। अब इस बंटवारे के रास्ते को थोड़ा समझते हैं। 1947 की शुरुआत में ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार को पूरी उम्मीद थी कि सब कुछ शांति से निपट जाएगा और अखंड भारत बना रहेगा। लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। 3 जून को एटली ने ऑल इंडिया रेडियो पर यह साफ कर दिया कि भाई अब देश का बंटवारा करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हो गया और अंततः लॉर्ड माउंटबेटन ने देश को 2 टुकड़ों में बांटने की योजना पर अपनी पक्की मुहर लगा दी। जरा सोचिए, लंदन के कुछ दफ्तरों में बैठकर यह तय कर लिया गया कि अब एक देश के 2 हिस्से होंगे। और हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस बंटवारे की लकीर खींचने का जिम्मा किसे दिया गया? सर सिरिल रैडक्लिफ को। ये लंदन के एक ऐसे वकील थे जो इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें यहाँ की संस्कृति, यहाँ के भूगोल या यहाँ के लोगों की भावनाओं का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें बस एक नक्शा दिया गया और उस पर एक लाइन खींचने को कह दिया गया। एक विशुद्ध कानूनी और कागजी फैसले ने रातों रात एक जीते जागते देश को बीच से चीर कर रख दिया। इस एक फैसले का जमीनी असर इतना भयानक था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस एक कागजी लकीर की वजह से लाखों लोग रातों रात बेघर हो गए। सदियों से जो उनका अपना घर था, अपनी जमीन थी, वो सब उन्हें पल भर में छोड़कर भागना पड़ा। ये महज एक बंटवारा नहीं था, बल्कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक बन गया। अब अगर हम 14 अगस्त की स्थिति को देखें तो एक ही देश में 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही थीं। एक तरफ दिल्ली थी जहां जश्न की जोरदार तैयारियां चल रही थीं। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े बड़े नेताओं को नई सुबह का स्वागत करने के लिए बुलावा भेज रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बंगाल सुलग रहा था। वहां की सच्चाई बिल्कुल खौफनाक थी। भयानक सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी थी और वो हिंदू मुस्लिम जो पीढ़ियों से एक साथ रह रहे थे अब एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। इसी बीच देश के सबसे बड़े नेता यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रुख जानना भी बहुत जरूरी है। जब दिल्ली में जश्न की चकाचौंध थी तब गांधी जी कहाँ थे? उन्होंने दिल्ली आने का निमंत्रण सीधा ठुकरा दिया था। वो राजधानी से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में मौजूद थे। उनका मकसद एकदम साफ था, किसी भी तरह इस भड़कती हुई सांप्रदायिक हिंसा को रोकना। इसके लिए उन्होंने अनशन का रास्ता चुना। और एक दिलचस्प बात बताऊं, 14 अगस्त की उस ऐतिहासिक रात को जब पूरा देश आज़ादी की उम्मीद में जाग रहा था, गांधी जी रात 9 बजे ही सोने चले गए। उन्होंने आधी रात का वो मशहूर भाषण भी नहीं सुना। उनका वो मौन विरोध दिल्ली के उस बड़े जश्न से कहीं ज्यादा गहरी बात कह रहा था। चलिए अब बंगाल से वापस दिल्ली लौटते हैं, जहां सत्ता के गलियारों में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। 14 अगस्त की उसी शाम को जवाहरलाल नेहरू अपने यॉर्क रोड वाले आवास पर थे। तभी उन्हें एक खबर मिलती है कि नए प्रशासन ने लाहौर में हिंदुओं और सिखों की पानी की सप्लाई काट दी है। लोग पीने के पानी तक के लिए तड़प रहे हैं। ये सुनते ही नेहरू जी की आंखें भर आईं। उन्होंने बहुत भारी मन से कहा था, मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं खुश हूं जबकि मेरा लाहौर जल रहा है। ये उन नेताओं की बेबसी थी जो आज़ादी के इतने करीब पहुंचकर भी अपने लोगों को बेमौत मरते हुए देख रहे थे। इन सब के बीच घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थीं और उस ऐतिहासिक आधी रात का समय करीब आ रहा था। रात के ठीक 11 बजे संविधान सभा का वो बेहद अहम 5वां सत्र शुरू होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं और माहौल में एक अलग ही गूंज है जब सुचेता कृपलानी वंदे मातरम गाती हैं। इसके कुछ ही देर बाद रात 11:53 पर जवाहरलाल नेहरू मंच पर आते हैं और अपना वो ऐतिहासिक भाषण देते हैं जिसे आज हम ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी यानी नियति के साथ मिलन के नाम से जानते हैं। और फिर जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, संविधान सभा औपचारिक रूप से स्वतंत्र भारत की कमान अपने हाथों में ले लेती है।
नेहरू जी के उस भाषण के कुछ शब्द तो जैसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्होंने कहा था, आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और आज़ादी की नई सुबह में अपनी आंखें खोलेगा। ये महज कुछ लाइनें नहीं थीं, बल्कि एक नए राष्ट्र के उदय की गूंज थी। वो वादा था जिसका इंतजार कई पीढ़ियों ने किया था। और इस ऐतिहासिक पल का असर कैसा था? संसद का सेंट्रल हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में खुशी के आंसू थे। हर तरफ बस महात्मा गांधी की जय के नारे लग रहे थे। इसके तुरंत बाद सारे जहां से अच्छा और वंदे मातरम गाया गया। ये तो थी अंदर की बात। बाहर का नजारा तो और भी भावुक कर देने वाला था। दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन हजारों की तादाद में आम नागरिक बिना किसी परवाह के बारिश में भीगते हुए संसद भवन के बाहर डटे थे, बस इस आजादी के पल का गवाह बनने के लिए। अब इस भारी भरकम और भावुक माहौल के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प और थोड़ा हल्का फुल्का वाकया भी हुआ, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हुआ यूं कि आधी रात के उस मुख्य कार्यक्रम के ठीक बाद जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद एक बहुत ही औपचारिक काम के लिए लॉर्ड माउंटबैटन से मिलने गए। उन्हें माउंटबैटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का न्योता देना था। माउंटबैटन ने भी इसे खुशी खुशी स्वीकार किया और इस नई शुरुआत के जश्न में वाइन परोसी गई। इसके बाद नेहरू जी ने माउंटबैटन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी लिफाफा सौंपा, जिसमें उन सभी नए मंत्रियों के नाम थे जिन्हें अगले दिन शपथ लेनी थी। सब कुछ बिल्कुल नियमों के हिसाब से परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जब बाद में माउंटबैटन ने वो लिफाफा खोला, तो पता है उसमें क्या था? कुछ नहीं। वो लिफाफा पूरी तरह से खाली था। जी हां, उस ऐतिहासिक रात की जल्दबाजी, भावनाओं के ज्वार और इतने भारी दबाव के बीच नेहरू जी उस लिफाफे में मंत्रियों की लिस्ट वाला कागज डालना ही भूल गए थे। ये एक छोटा सा किस्सा हमें बताता है कि इतनी बड़ी नौकरशाही की प्रक्रिया के पीछे भी आखिर इंसान ही थे, और उस रात भावनाओं का उफान किस चरम पर था। खैर, इन सब घटनाओं से गुजरते हुए वो रात अपनी आज़ादी की सुबह की तरफ बढ़ रही थी। अगर हम उस रात की पूरी सच्चाई को एक साथ रखकर देखें तो वो बेहद विरोधाभासी थी। एक तरफ आज़ादी की रोशनी थी, दिल्ली का कनॉट प्लेस और लाल किला हमारे नए तिरंगे के केसरिया, सफ़ेद और हरे रंगों की शानदार रोशनी में नहाए हुए थे। हर तरफ आज़ाद होने की खुशी थी। लेकिन ठीक उसी पल दूसरी तरफ एक गहरा अंधकार भी था। लाखों लोग अपने ही घर से बेघर हो रहे थे, अपनों से बिछड़ रहे थे और बंटवारे का एक ऐसा दर्द सह रहे थे जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ एक देश के आज़ाद होने की कहानी नहीं थी, बल्कि दो राष्ट्रों के उदय की एक बेहद दर्दनाक हकीकत भी थी। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या किसी नए देश के जन्म की जो राजनीतिक जीत है, वो उसके बंटवारे से हुई इंसानी त्रासदी से कभी बड़ी हो सकती है? 14 अगस्त 1947 की रात इतिहास की किताब का वो पन्ना है जिस पर आज़ादी के जश्न के सुनहरे अक्षरों के साथ साथ असीम पीड़ा के लाल निशान भी हमेशा के लिए दर्ज हैं। आज के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे नक्शे पर खींची गई महज एक लकीर ने दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले विश्लेषण में फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे।